अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज काबीना का इजलास हुआ जिसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, जिसमें मुबैना तौर पर जो दो वीडियोज़ आई, एक पीपल्स पार्टी के कैंप की NA 133 के बाई इलेक्शन के हवाले से और दूसरे PMLN के कैंप की, और इसमें बहुत तशवीश का इजहार किया गया आज काबीना के इजलास में। और इसी बात को लेकर उन्होंने कहा इजलास में प्राइम मिनिस्टर ने कि अगर जो सेनेट के इलेक्शंस में जब ये शोर मचा रहे थे और उस वक्त भी मुबैना तौर पर वीडियो सामने आई थी, अगर ये मामलात उस वक्त तय कर लिए जाते तो शायद अब ये मामलात ऐसे ना हो रहे होते और हमें ये चीजें देखने को ना मिलती। अब अगर पैसे देकर वोट खरीदे जा रहे हैं तो इसमें तो शायद ईवीएम से भी कोई ज्यादा सुपरसोनिक कंप्यूटर भी लगा दें तो जिसने पैसे लेके वोट जिसको डालना है वो तो डालना ही डालना है। हाँ, अगर जो होती थी कि जी फेक वोट्स हैं और जो लोग हैं ही एग्जिस्ट नहीं करते उनके वोट डालते थे, उसको वो शायद चेक कर ले। आज इस पर भी बात हुई। दूसरी जो एक बड़ी अहम बात, वो मैं बाद में जिक्र करता हूं। दूसरी बात यह भी आज काबीना में फैसला कर लिया गया है कि जनाब अगर ये जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, अगर ये ईवीएम पे नहीं हो रहे तो हुकूमत पाकिस्तान फंड्स रिलीज नहीं करेगी। अब ये एक बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है कि ये कौन सा पैसा होता है जो कि अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए, कोई सीट वेकेंट हो जाए, उसके इलेक्शन करवाने पड़ जाए तो उसके लिए कोई फिर स्पेशल ग्रांट या फंड्स रिलीज करती है हुकूमत, क्योंकि जो बजटरी एलोकेशन होती है वो तो पूरे एक साल की हो जाती है। और हाल ही में काबीना के इजलास में ईवीएम के लिए भी जो ईवीएम परचेज करनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने या बनवानी है, चाहे वो पाकिस्तान की वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने उनको देनी है या आपने कहीं बाहर से प्रोक्योर करनी है, उसके लिए एक बजट दे दिया गया है। लेकिन इंतखाबात के लिए आज फवाद चौधरी साहब ने हमें बताया कि अगर ईवीएम पे इंतखाबात नहीं हो रहे तो हम फंड्स रिलीज नहीं करेंगे, और अगर फंड्स रिलीज नहीं करेंगे तो क्या इंतखाबात मौखर हो जाएंगे, इल्तवा का शिकार हो जाएंगे, या इसकी क्या फेट होगी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया है। NA 133 अगर आपको याद हो, मरहूम परवेज मलिक साहब की वफात के बाद सीट खाली हुई थी। अब उनकी वाइफ जो ऑलरेडी MNA थी रिजर्व सीट पे, शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा इस सीट पर कंटेस्ट कर रही हैं NA 133। असलम गिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हैं और PTI के कैंडिडेट का जो कैंडिडेचर था वो रिफ्यूज हो गया था प्रोपोजर और सेकेंडर की वजह से। अब ये नहीं मालूम कि उसमें वजूहात क्या थी, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया था उनका। तो अब इस दो बड़ी जमातें ये हैं। अगर 2018 के इंतखाबात को याद किया जाए तो तीसरी बड़ी जमात जिसने बहुत वोट लिए थे, पीपल्स पार्टी ने बहुत कम वोट लिए थे, वो लब्बैक या रसूल अल्लाह थी। तो ये इस पर भी बात करेंगे कि मामला क्या है। और जो काबीना के हवाले से एक इंतहाई अहम बात वो ये है कि आज वजीर आजम ने अपनी काबीना को कह दिया है कि जनाब अगले 3 माह आपने पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना। इंतहाई क्रूशल हैं, अहम हैं। इसमें क्या है, जनरल चीज़ें जो बताई गई, जो चली मुख्तलिफ चैनल्स पर, हमारे भी टिक्का खान सानी ने भी दी, उसमें यह थी कि जी शायद कोई इंतहाई मजीद अहम लेजिस्लेशन होनी है, कोई बड़े फैसले करने हैं इस वजह से शायद। लेकिन हमारे पास कुछ इनसाइड खबर भी है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज ये भी कह दिया कि अगर ईवीएम से इंतखाबात हो रहे हैं तो ये RTS 2 है, और उन्होंने कहा कि हमने पहले भी RTS को रिजेक्ट किया था, अब अगर ये ईवीएम से होगा तो हम इसको भी मुस्तरद करेंगे। और उन्होंने कहा कि तब्दीली का चेहरा सब ने देख लिया और वो सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में महंगाई का चेहरा है। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर गौस नियाजी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, कंवर दिलशाद साहब, सबकी जानी पहचानी शख्सियत, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका भी। और अमजद खान न्याजी साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं अगर इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूं जो एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है कि वजीर आजम ने 3 माह के लिए क्यों कहा गया है। तो हमारी कुछ जराए से बात हो रही थी, उनका यह ख्याल था कि जहां दूसरी चीजें हैं कि शायद कोई बड़े फैसले करने हैं,
और कुछ तो यहाँ कोई लेजिस्लेशन आनी है जिसमें पार्लियामेंट में होना ज़रूरी है और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स या जो खुद जो प्राइम मिनिस्टर रिपोर्ट्स ले रहे होते हैं उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। पहले इंटरनल जो है हमारे ज़राए ने ये बताया कि रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि शायद पीडीएम और पीपल्स पार्टी एक बात पर मुत्तफिक हो जाएं और वो हो सकता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। इसकी भी उनको मतलब वो क्या कहते हैं कि सरगोशियां सुनाई दे रही हैं। फिलहाल तो इस तरह का कोई फैसला सामने नहीं आया, लेकिन जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर के आईज एंड ईयर्स हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो उनको फीडबैक देते हैं, वो बताते हैं कि जी क्या कहां पे क्या पक रहा है, कैसे पक रहा है। तो एक तो ये बताया दूसरा एक्सटर्नल जो हमें बताया वो ये है कि भारत शायद फिर दोबारा कोई मिस एडवेंचर करने जा रहा है और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर का ख्याल है कि काबीना का पूरा मुल्क में होना जरूरी है ताकि अगर कोई भी बड़ा फैसला करना होता है तो यहां पार्लियामेंट में जाते हैं या काबीना में जाते हैं या जॉइंट सेशन में जाते हैं, तो पूरी हुकूमत का होना जरूरी है। ये भी है, दूसरे और बहुत सारी चेमे गोइयां हैं, लेकिन उनको मैं जराए के हवाले से मुझे ये दो चीजें बताई गई थी वो मैंने आपके गोश्त गुजार कर दी है नाजरीन। बाकी हेयर से चल रही है कि जी वो जो पेज सफा जो फटा था उसकी वजह से मामला अभी भी कशीदा हैं और इस वजह से प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि उनकी पूरी कोर जो काबीना है वो भी रहे और अगर कोई बहुत इमरजेंसी है तो वो प्राइम मिनिस्टर की परमिशन से बाहर जा सकते हैं। तो ये तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। पहले चले मैं पहले इस पे कमेंट ले लेता हूं। सेनेटर गौस न्याई साहब, आपका क्या ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ने क्यों कहा होगा? जो मैंने तो आपको जो बता दिया, लेकिन आपको क्या लगता है कि 3 महीने क्रूशल क्यों कहे हैं प्राइम मिनिस्टर ने? जी जमीर साहब, एक तो आप कई बार बड्डे मारी है, लेकिन मैं पूरा जो मुझे समझ आई है कि मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज तो ये टीवी पे बड़ी खबरों की जीनत बनी रही है कि उन्होंने कहा कि कोई मिनिस्टर जो है बाहर न जाए और अपने पार्लियामेंटेरियन को पाबंद करने की तरकीन किया। जाहिर है प्राइम मिनिस्टर को ये पता है कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद जो है वो आ सकती है और उस वक्त जो कंडीशन है और एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है कि जी वो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि न्यूट्रल होगा। तो अगर न्यूट्रल होगा तो अदम एतमाद के कामयाब होने के इम्कानात ज्यादा हैं, तो इसलिए उन्होंने शायद कहा। लेकिन अभी तक कोई पीडीएम ने ये तय नहीं किया कि हम अदम एतमाद दिलाएंगे और डिजाइन पहले करेंगे, क्या करेंगे। स्टेज 6 तारीख को ये 5 को इलेक्शन हो जाएगा 133 वाला, तो उसके बाद जो है वो स्ट्रेटजी बनाएगी कि अदम एतमाद तहरीक पेश करनी है कि नहीं, क्योंकि जो माजी में हमारे तो जो तजर्बे हैं वो जो एक्सपीरियंस है, चाहे अदम एतमाद हो या कोई दूसरी चीज हो। अभी आप देखें ना रिसेंटली जो कुछ अर्सा पहले, एक हफ्ता पहले एस्टेब्लिशमेंट ने मतलब उस प्रेशर डाल के तो इमरान को इकट्ठा किया था और कानून साजी में इमरान खान की हुकूमत को हेल्प की थी। तो हम नहीं समझते कि अभी ये शायद न्यूट्रल हो। सही। तो इस पे अगर न्यूट्रल, जब तक न्यूट्रल नहीं होगी तो अदम एतमाद की कामयाबी के चांस कम होते हैं। तो अभी तक ऐसी कोई बात पेश की गई तो फिर उसके अगर नाकाम होते हैं तो उससे हुकूमत और कमजोर और पावरफुल हो जाएगी। तो इसलिए पोजीशन जो है इस पे सोच विचार करेगी और उसके बाद कोई लाएमल बनेगी। पार्लियामेंट वज़ीर आज़म के सर पर यह तलवार तो लटकी हुई है कि किसी वक्त भी अदम एतमाद आ सकती है और यूसुफ रज़ा गिलानी अमजद खान न्याजी साहब भी कामयाब हो सकती है। तो और कोई वजह नहीं हो सकती कि बाहर ना जाए और कोई कहने की। चलें, आपको भी प्राइमरीली यही वजह लगती है। अमजद खान न्याजी साहब, आपको क्या वजह लगती है प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट को और अपने मतलब पीटीआई के यकीनन वो चाहेंगे कि अरकान भी मौजूद रहें पाकिस्तान में, क्या वजह है 3 महीने क्यों क्रूशल कहे गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई, कोई खास वजह नहीं है। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, आपको याद हो कि पिछले दिनों जो है एक फंक्शन हुआ था और जिसमें तमाम मिनिस्ट्री जो है वो मौजूद थे, मिनिस्टर्स मौजूद थे और एक डॉक्यूमेंट साइन किया गया था कि हमने 1 साल के अंदर जो है
हमने किस लेवल पे चेंजेस लेके आनी है, रेवोल्यूशनरी चेंज लेके आनी है डिविजन्स में, और हमने कौन कौन से गोल सेट करने हैं। तो उसके हवाले से यही प्राइम मिनिस्टर का ख्याल होगा कि तमाम लोग फोकस करें अपनी जो विजन, जो उनको विजन दिया गया है, ताकि जो कारकर्दगी है वो उसे बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जाया जा। कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का खतरा तो नहीं है? नहीं, वो तो ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि अपोजिशन की जो जमातें हैं वो पुरानी तनख्वाह पे ही काम करेंगी, तो उनकी कोई नई तनख्वाह तो मुकर्रर हुई नहीं है। वो ऐसे ही चलता रहेगा, बड़के जरूर मारते रहेंगे, कभी इधर बड़क मारेंगे, कभी उधर बड़क मारेंगे। तो उनके पास कोई एजेंडा तो है ही नहीं। कौन सा एजेंडा है? कोई एजेंडा अगर मुझे बता दे। पिछले पीडीएम के इजलास के हवाले सही चले अब्दुल खान साहब, इस पे मजीद भाई जी पीडीएम तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान डकेट मूवमेंट है, उनका क्या एजेंडा है? चले न्याई साहब, इस पे ब्रेक के बाद भी कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा कि आप इस पे कमेंट कर दें। तो इसका मतलब यह है, क्योंकि पिछला जो पीडीएम का इजलास हुआ था उसमें भी कुछ मायूसी थी, जिसकी वजह से शायद आप कह रहे हैं कि वो इसी तनख्वाह पर काम करते रहेंगे। आज इस पर मजीद भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। वो तो हमें पता लग ही जाएगा 3 महीने जब गुजरेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने क्यों कहा था अपने काबीना के अरकान को कि वो मुल्क से बाहर ना जाएं। अल्लाह करे सब अच्छे की खबर हो। कोरोना वायरस के हवाले से भी कहा जा रहा है, जो 4th शायद वो उसका बड़ा मुश्किल सा नाम है, वो भी बहुत, उससे भी बहुत खौफ पैदा हो रहा है। तो अल्लाह सब खैर रखे। फवाद चौधरी साहब ने आज एक बात की ईवीएम के हवाले से कि क्या फंड्स क्यों नहीं रिलीज करेगी हुकूमत अगर इंतखाबात ईवीएम पे नहीं होते। ये जरा सुन लीजिए, फिर मैं चाहूंगा कमर दिलशाद साहब से एक्सपर्ट कमेंट लिया जाए इस हवाले से। इलेक्शन कमीशन को हम ये समझते हैं कि अगले तमाम जो अभी बाय इलेक्शंस हैं ये ईवीएम के ऊपर कराने लाजमी है, और अगर इलेक्शन ईवीएम के ऊपर नहीं होते तो एक नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत उसको फंड नहीं कर सकेगी, क्योंकि कानून सिर्फ ईवीएम के ऊपर इंतखाबात को मानता है। लॉ मिनिस्टर साहब जो हैं उनका भी यही ख्याल है कि बादिल नज़र में जो हुकूमत है वो इलेक्शन कमीशन को तभी फंड इलेक्शंस के लिए दे सकेगी जब वो इलेक्शंस ईवीएम के ऊपर होंगे। जी कमल दिलशाद साहब, ये क्या मामला है कि अगर कोई इलेक्शन अनाउंस किया हो, उसकी डेट आ चुकी हो, जिस तरह सेनेट के भी इलेक्शन हमने देखा अनाउंस हो गया है कि 20 दिसंबर को होना है, जिसमें शौकत तरीन साहब को सेनेट इलेक्ट करवाना है, उनको सेनेटर, तो अभी इसका स्टेटस क्या है? टेक्निकली गवर्नमेंट कर सकती है ये? देखो जी, असूली तौर पर जहाँ ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं या सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, उसके लिए तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास ऑलरेडी फंड मौजूद है। वो बड़े तरीके से आराम से सारे ज़िमनी इंतखाबात भी करवा देंगे, और हुकूमत से मेरा ख्याल यही है तो वो फंड लेने की जरूरत महसूस नहीं होगी। अब आप आइए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो हुई ज्वाइंट सेशन में जब बिल पास हो गया और वो एक्ट बन गया, तो उन्होंने एक बेहतरीन 8 नुकाती प्रोग्राम हुकूमत पाकिस्तान को पेश कर दिया चंद रोज पहले, और सेक्रेटरी पार्लिमानी अफेयर्स को खत लिखा, उसमें 8 नुकात पेश किए। उन्होंने कहा भी हमारे ये जरूरियात हैं, हमें बड़े बड़े हॉल चाहिए, एयर कंडीशन हॉल होंगे ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को स्टोरेज कर ले, ट्रेनिंग सेंटर होंगे, यानी पूरा उन्होंने रोड मैप पेश कर दिया। सही। अब मुझे बड़ी हैरानगी है कि इतना बेहतरीन लेटर किया, जिसका मतलब ये था कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से जो कानून साजी हुई है उसको तस्लीम कर लिया, और उस पर उन्होंने अपना एक रोड मैप पेश कर दिया। अब वो सेक्रेटरी पार्लिमानी अफेयर्स के जरिए गया, तो आज काबीना में वो खत क्यों नहीं पेश हुआ? अगर वो खत पेश हो जाता तो मुमकिन है प्राइम मिनिस्टर साहब को जितना जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं वो शायद वो ना देते कि हम भी खत हमारे पास आ गया, रिमार्क्स भी आ गए, उसमें लिखा कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन खरीदने के लिए हमें फंड की जरूरत है। उन्होंने 8 या 9 लाख के 8 या 9 लाख जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खरीदी जाएगी।
अब ये मामला यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर इस अरसे में कोई हुकूमत जो है हमें H11 में हमारा बिल्डिंग बननी है, कंस्ट्रक्शन करनी है, उसमें नहीं होता तो आपको सार सेक्रेटरिएट में हमें 2 फ्लोर दे दें ताकि हम उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रख लें। यानी सारा मामला एक बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए उन्होंने वजारत पार्लिमानी अफेयर खत लिख दिया। एक तरफ ये हो गया, साथ ही उन्होंने एक अपनी इलेक्शन कमीशन के अंदर अंदरूनी तौर पर एक हाई पावर्ड कमेटी मुकर्रर कर दी। 3 कमेटियां बनी हैं जो सारे मामला का जायजा लेगी कि हमें ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहाँ से खरीदनी है, टेंडर कैसे होने हैं, और दूसरी कमेटी लॉजिस्टिक है, तीसरी कमेटी ट्रेनिंग के बारे में। ये सारी उन्होंने कहा कि हम 4 हफ्ते में ये हमारी कमेटी जो है 3 बड़ी हाई पावर्ड कमेटी वो रिपोर्ट पेश कर देगी इलेक्शन कमीशन के सामने। तो ये तो बड़ा अच्छे तरीके से सारा मामला जा रहा था। तो ये कहना कि जी हम फंड रोक देंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे करेंगे, उन्होंने कहा जी सारा हमने स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना है। इंडिया ने 25 साल लगाए, आप 3 महीने में चाहते कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो शुरू कर दी जाए, लेकिन अब आप ये आगे चले। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जहां तक फंड रोकने का ताल्लुक है, अब आप आइन और कानून के बारे में मुझे बड़ी हैरानगी है कि मुल्क के मुमताज कानूनदान आईनी माहिर जनाब बाबर अवार साहब तशरीफ रखते हैं और लॉ मिनिस्टर भी फारूक नसीम साहब बड़े काबिल तरीन हमारे पाकिस्तान के आईनी माहिरीन हैं। तो और इसके साथ उन्होंने क्यों नहीं कहा कि जनाब मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फंड कैसे रोक सकते हैं? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वही इख्तियारात हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हैं, उनके पास वही प्रोटोकॉल है जो जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हैं। और इसी तरह आइन के आर्टिकल 220 पढ़े आप, आइन का आर्टिकल 220 इलेक्शन कमीशन को एम्पावरमेंट करता है कि तमाम वफाकी और सूबाई इदारे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के तहत हैं, बिल्कुल पाबंद है उसके फैसले के बाद। और अगर वो डेट कोई दे देता है इलेक्शन कमीशन, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी मुल्क में ना हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई आफत ना आ जाए, तब तक वो तारीख नहीं बदली जा सकती, या कोई अगर कैंडिडेट कोई मतलब ना रहे, खुदा ना खास्ता। अभी आगे चलता हूँ, इख्तियारात के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। जी। अब आगे चले आप, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है 98 की, और उसके बाद 2002 की भी आई, लेकिन 98 की बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अथॉरिटी को कोई इदारा चैलेंज नहीं कर सकता। वो उसी फैसले के तहत शायद फवाद चौधरी और दीगर वुज़रा को नोटिस भी हुए थे, और उसी हवाले से उनकी भी एक समाअत चल रही है जिसमें उन्होंने माफी भी मांग ली। मैं चाहूंगा कि मैं जरा गौस नियाज़ी, मैं बिल्कुल आपकी तरफ वापस भी आता हूं कमर दिलशाद साहब। मैं चाहूंगा गौस नियाज़ी साहब, हुकूमत का ये कहना है कि ईवीएम के बगैर इंतखाबात नहीं हो सकते, हालांकि अब हुकूमत इस बाई इलेक्शन में NA 133 में स्टेक होल्डर नहीं है। तो मतलब उनका ये ख्याल है कि जी कोई भी ज़िमनी इंतखाबात जो हैं ईवीएम के बगैर नहीं हो सकते क्योंकि अब कानून आ चुका हुआ है। तो ये आपको कैसा लगता है PMLN की जमात को कि जी, क्योंकि आप लोग तो समझ रहे हैं कि शायद वो मतलब आप ही की कॉन्स्टिट्यूंसी है परमानेंट? देखिए जी, मशीन तो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, अभी तक तो उसका डिजाइन तय नहीं हो, कैसे होगी। अभी तो सुप्रीम कोर्ट वो तय कर रही है कि 3-4 हम सेशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फाइनल करेंगे। तो ये तो इलेक्शन तो बोर्ड और ये जो फैसला जो कानून साजी हुई उस वक्त तो ये शेड्यूल था इलेक्शन का अनाउंस हो चुका था। अब तो ये पुराने तरीके जो मुरवजा पहले तरीके चल रहा है उसके तहत ही होंगे ना जी। इतनी जल्दी ना ईवीएम मशीन बन सकती है, ना इतनी जल्दी उनको प्रेसिडेंट को ट्रेनिंग दी जा सकती है, ना आवाम को ट्रेनिंग दी गई है। तो इस मशीन से ये बाई इलेक्शन जो होंगे उसको वो तो पुराने तरीके कार के होंगे। सही नया जो ईवीएम के लिए तो फिर ज़ाहिर बहुत सी ट्रेनिंग दरकार है। ईवीएम मशीन के लिए तो इलेक्शन कमीशन ने 1 खरब और 47 अरब रुपए मांगे हैं, 2 लाख लोगों को ट्रेनिंग देनी है। तो एक लंबा प्रोसेस है। पता नहीं 23 वाला इलेक्शन भी मेरे ख्याल में उससे नहीं हो सकेंगे। अच्छा, आपका ख्याल है कि 2023 का आम इंतखाबात भी अगर 2023 में हुए, उससे पहले हुए तो बिल्कुल भी नहीं ईवीएम पे हो सकेंगे, तो 2023 में भी अगर अपने मुकर्ररा वक्त पे भी होते हैं तब भी ईवीएम पे नहीं हो सकते? नहीं हो सकेंगे। इलेक्शन कमीशन का बयान था कि 2 साल लगते हैं, बिल्कुल तभी 2 साल कम से कम लगेंगे। तो अगले इलेक्शन जो है
अगर इनके टेनओवर में ख्याल में 17-18 अगस्त तक भी तो पूरा हो आपको जाए क्या तो लगता है कि इस स्टेटमेंट की अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। जो आज तो मैंने भी आपको गौस न्याई साहब जो स्टेटमेंट सुनाई है फवाद चौधरी साहब की, आपको क्या लगता है क्यों जरूरत पेश आई उनको ये स्टेटमेंट देने की कि इलेक्शन कमीशन को अगले तमाम बाई इलेक्शन ईवीएम पर कराने लाजमी है कानून के बाद? उनकी किस स्टेटमेंट का आप हवाला दे रहे हैं? फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट जो अभी मैंने आपको सुनवाई भी थी जी। तो शायद मेरा वो कोई अच्छा, उन्होंने यही कहा है, कैबिनेट के हवाले से ब्रीफिंग दी थी और उन्होंने कहा था कि कैबिनेट में इस बात पर भी गौर किया गया और यही कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को अगले तमाम इंतखाबात जो हैं, चाहे वो बाई इलेक्शन हो, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कराना लाजमी है और उसका वजह यह थी क्योंकि अब कानून पास हो चुका हुआ है और फंड भी रोकने का उन्होंने कहा। कोई ना कोई ऐसी छोड़ते रहते हैं तो जिससे कोई सेंसरी फैली रहे और कभी वो अपोजिशन के खिलाफ और इदारों को प्रेशराइज करने के लिए पहले भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन प्रेशर डाला और कि जी उसके खिलाफ बोला। फिर जब उन्होंने नोटिस दिया तो जाके माफी मांग ली कि मुझे जो मैं अकेला तो नहीं हूँ, मैं तो एक कैबिनेट का स्पोक्समैन हूँ, तो जो कैबिनेट में होता है इशारा किया कि उस तरफ से फिर कहा गया है तो मुझे भी कहना पड़ा। तो ये लोग ऐसे मतलब आपका मतलब है कि इतना सीरियस नहीं लेनी चाहिए चीजें और ये सिर्फ तरफतने छोड़ते हैं ताकि असल मसाइल से लोगों की तो हटी रहे। मसाइल तो असल जी लोगों के वैसे गौस न्याई साहब अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, गौस न्याई साहब, असल मसाइल लोगों का तो आपकी तो नब्ज है, बिल्कुल उस नब्ज पे आपने हाथ रख दिया असल मसाइल, क्योंकि 2-2 हज़ार रुपए देना शुरू कर दिए वोटर्स को। वहां पे वीडियोस भी आ गई NA 133 बाई इलेक्शन में। तो आपको तो मालूम है महंगाई असल मसला जो है वो तो वो यही है, महंगाई है। बिल्कुल। मैं जरा अमजद खान न्याई साहब मैं क्लियर कर दूं इस पे अभी इंशाल्लाह आपको अच्छी खबर मिलेगी कि वो जो बंदा अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, अभी मैं बसूख से नहीं कह रहा कि मेरे पास अभी आई नहीं रिपोर्ट। अच्छा। उसमें जो बंदा पकड़ा गया है वो PTI के काउंसलर है और उसने बकायदा उसको पिक्चराइज किया गया है। अच्छा, और मतलब बकायदा इंशाल्लाह कल तक सामने आ जाएगा, वो भी जाएगा। चलें ले जी अमजद न्याई साहब, हालांकि आप लोग स्टेक होल्डर भी नहीं है लेकिन बंदा आपका ही पकड़ा गया NA 133 में। गाली मुक गई है जो बंदा ही वैसे जमीर हैदर भाई PTI क्यों करेगी? वो तो रेस में भी नहीं है। पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगता है। इस जमीर भाई हम तो इस रेस में शामिल नहीं है। टेक्निकल बुनियादों पे चीमा साहब जो है वो इस मैं समझता हूँ कंपटीशन से बाहर हुए हैं। चाहिए तो उनको इजाजत मिल जानी चाहिए, लेकिन टेक्निकल चीजें हैं जिसके ऊपर उनको जो है वो इजाजत नहीं मिली। बाकी EVM जो है मेरे ख्याल में जिस तरह के साथ फवाद चौधरी साहब ने बड़ी एक उन्होंने वजाहत की है कि हमारे जो फरूक नसीम साहब हैं उन्होंने एक बात की है कि बादी नजर में क्योंकि कानून पास हो चुका है, बन चुका है, कमर दिलशाद साहब समझते हैं कि जब कानून बन जाए तो उसके ऊपर अमल करना इदारों पे लाजिम है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है सबकी कि हमने रूल ऑफ लॉ को मेंटेन रखना है और उस पर अमल करना है। तो हमें पूरी तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगा और EVM जो है वो वक्त की जरूरत है। इसमें कोई अचंभे वाली बात तो है नहीं कि जिसके ऊपर इतने बड़ा जो है वो चाय की प्याली में तूफान उठाया जा रहा है। एक चीज है, अब टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब देखें आपके पास भी एक जमाना था वो पुराने टेलीफोन सिस्टम हुआ करता, तो आज तो आपके पास भी एंड्रॉइड है, iPhone है, तब तो दौर बदल चुका है। अभी बिल्कुल न्याजी साहब, दुनिया जो है वो फिंगर टिप्स पे आ चुकी है ना जी। बिल्कुल न्याजी साहब, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब आज से 5वें रोज NA 133 का इलेक्शन है, बाई इलेक्शन, तो वो तो कम से कम नहीं, मतलब तो उसके लिए कोई इलेक्शन कमीशन स्पेशल परमिशन लेगी या मतलब इलेक्शन कमीशन कह देगा कि जी अभी तो हो नहीं सकता, तो अभी हम पुराने तरीके से ही कर रहे हैं? और अगर आप इजाजत दें तो आप ही किससे मैं चाहूंगा कमेंट लेना। तो बिलावल भुट्टो ने भी आज एक बात की है EVM से, अगर प्रोड्यूसर साहब जवाद अगर आप सुनवा दें मेहरबानी। आप सबने देखा कि कैसे इन्होंने जबरदस्ती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का सिलसिला इस मुल्क पे मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है।
कि RTS 2 है। जैसे हम RTS का इलेक्शन को रद्द किए थे, वैसे ही हम ये EVM का इलेक्शंस को रद्द करते हैं। जी अमजद न्याई साहब, वो तो रद्द हो गए इलेक्शन पहले ही, ईवीएम अभी इस्तेमाल नहीं हुआ, वो इलेक्शन रद्द कर दिए गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो वो लात मार के गवर्नमेंट भी गिराने के चक्कर में था, उसको लात मारते मारते खुद गिर पड़े। तो अब इनके ऊपर क्या दबसरा करना। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो बचगाना बयान देते हैं, पार्लियामेंट ने पास किया है, वो पार्लियामेंट को सावरन बनाने के लिए बड़े एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। लेकिन पार्लियामेंट को वो मैं समझता हूं कि जब उनकी बारी आती है तो वो पार्लियामेंट स्टार्ट कर देते हैं, और जब वाकईतन हम कहते हैं कि जी पार्लियामेंट सावरन होनी चाहिए और पार्लियामेंट जो है वो पावर प्लांट है, ये सुप्रीम इदारा है, तो फिर उसके अंदर होने वाली लेजिस्लेशन है उसको मानना चाहिए। फिर अपनी जो है वो 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। हमने तो बजट इजलास के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बड़े वाज़े अंदाज में इनको दावत दी थी अपोजिशन को कि आए बैठे, अगर आपके पास इससे कोई बेहतर सजेशंस हैं, इससे बेहतर आपके पास कोई प्रपोजल्स हैं तो आप हमारे साथ शेयर करें, हम उनको अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं। बट अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जो हमारी जो अपोजिशन है वो सिर्फ एनआरओ पे जो है इनका फोकस है कि हमें डील भी मिल जाए और डील भी मिल जाए। वो तो कहते तो अगर हैं वो चाहते नैब के जो लॉज आए हैं उसमें तो एनआरओ आप लोगों ने अपने आप को आज से ही दे दिया, पीटीआई के मतलब जमीर भाई असल बात को ट्विस्ट करना इनका मकसूद होता है, होता कुछ नहीं। आप खुद भी पढ़े लिखे हैं, आप समझते हैं कि उसमें क्या कौन सी चेंजिंग आई है, उसमें तो ज्यादा लॉस को सख्त किया गया है। बाकी हमने जब जॉइंट कैबिनेट के फैसलों को चैलेंज नहीं किया जाएगा, ईसीसी के फैसलों के ऊपर भी सवाल नहीं होगा, नैब में नहीं जाएंगे। मतलब जमीर हैदर कुछ चीजें हैं, देखिए कुछ चीजें हैं ना, आपके इदारे हैं ना जहां पे कलेक्टिव विजडम आती है, जहां पे आपके लिए एक बाकायदा मैकेनिज्म के तहत फैसले होते हैं, तो वहां पे कोई करप्शन केसेस तो हो तो नहीं। आपने कलेक्टिव पाकिस्तान की जो है मुतालिक फैसले करने होते हैं, तो उस पर कौन सा वहां पे करप्शन हो रही है जिसको चैलेंज किया जाए या उसको। लेकिन अगर काबीना के इजलास में एक फैसला होता है कि 3 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी जाए चीनी की एक्सपोर्ट पर, तो वो फिर क्या मतलब उसको मतलब क्योंकि वो कलेक्टिव विजडम था इसलिए उसको भूल जाना चाहिए। जमीर भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जिन्होंने चीनी चोरी की है या गंदम उसमें स्कैंडल में इन्वॉल्व है, तो उनके खिलाफ ऑलरेडी इस पर अगले सेगमेंट में जो है वो चल रहे हैं। बिल्कुल, इस पर अगले सेगमेंट में बात करते हैं। मैं चाहूंगा कमर दिलशाद साहब से एक एक्सपर्ट ओपिनियन और ले लूं। और कमर दिलशाद साहब, अगर पीडीएम जो तैयारी कर रही है कि ये चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो नए इंतखाबी इस्लाहात हैं, जो लॉ बन चुका हुआ है इस वक्त, आपका क्या ख्याल है कि कितनी ताकत होगी, कितनी जान होगी उस पिटीशन में? असोली तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ाहिर आज 15 दिन तो हो गए हैं। अपोजिशन ने तो बहुत दावे किए थे पार्लियामेंट में खड़े होकर कि हम चंद रोज में ही पेश हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकर वो नहीं गए अभी तक। एक पाकिस्तानी शहरी हैं अपने सलीम एडवोकेट, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने बड़ी जामा किस्म की अपनी रिट पिटीशन दाखिल कर दी है आइन के आर्टिकल 184 के तहत। वो मेरे ख्याल में रजिस्ट्रार ऑफिस में मौजूद है। अब जहां तक मामलात हैं, ठीक है, अमजद न्याई साहब के साथ हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक है, और मुझे याद आ गए डॉक्टर अशरफ न्याई साहब बहुत दलेर बहादुर जरूरतमंद थे अपने जमाने के। अच्छा, आज अगर वो कैबिनेट में बैठे होते तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब को गाइडलाइन दे देते कि जनाब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के साथ इस तरह की मुहाजराई ना करें। उनके पास बेपना आईनी और कानूनी आर्टिकल भी मौजूद हैं, कानूनी इख्तियारात भी हैं। और दूसरी बात ये, ठीक है, लॉ ऑफ लैंड बन गया, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस पर अमल दरामद करने का पाबंद है, लेकिन उन्होंने अपने सेफ साइड पर अपना रोड मैप हुकूमत पाकिस्तान को पेश कर दिया। उन्होंने कहा ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये लॉजिस्टिकल मामलात हैं, और इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे लेके बढ़ेंगे। जैसे हमारे गौस साहब ने भी कहा भी ट्रेनिंग भी होनी है, सारा कुछ मामलात होना है। उन्होंने बड़ा खूबसूरत रोड मैप पेश किया, और साथ साथ उन्होंने कमेटी की टीम मुकर्रर कर दी, और इसके साथ उन्होंने अपना सरकारी मौका कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश कर दिया
जनाब 2023 के इंतखाबात के मौके पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नामुमकिन नजर आ रहा है, क्योंकि इसकी तैयारी बहुत लंबी चौड़ी होनी होती है। बट 8-9 लाख हमने वो लेने भी हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेनी हमारे पास नामुमकिन है कि 2023 में करें। और साल ये दिन मिसाल दी, कंवर दिलशाद साहब 25 साल लगा दिए हैं, कंवर कम से कम 3-4 साल दिए जाए। सही कंवर दिलशाद साहब, आहिस्ता लेकर चले। सही कंवर दिलशाद साहब, तो इसका मतलब है कि ये जो आज स्टेटमेंट है ये 2023 के इंतखाबात, अगर 2023 में होते हैं, वैसे कहने वाले तो कहते हैं पहले भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन 2023 में नहीं करवा सकती ईवीएम पर, तो ये इस वजह से फिर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, क्योंकि पीटीआई का ख्याल है कि अब जो इंतखाब होगा 2023 का वो ईवीएम पर ही होगा, इस वजह से वो मतलब प्रेशर बिल्डिंग है। वो उन्होंने हम नामुमकिन है। ये तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने स्टैंडिंग कमेटी में, अपने बहुत बड़ी स्टैंडिंग कमेटी को मेरे सामने पेश किया। एक और बड़ी बात है ना, हमारे बड़े दोस्त बैठे हैं, न्याजी साहब, आमदन न्याजी साहब भी है, न्याजी साहब भी है। आप ये बताइए कि आइन के आर्टिकल 25A में लिखा है कि पाकिस्तान के तमाम बच्चों को तालीम मुफ्त दी जाएगी। आप ये बताइए 50-60 साल गुजर गए, कौन से बच्चों को तालीम दी गई है? और आहिस्ता से काम चल रहा है, स्कूल बन रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता तरीके से बढ़ रहे हैं। लेकिन जहां एक और भी आइन का आर्टिकल 254 है कि अगर किसी वजह से वो आईनी तौर पर, एक्ट के तौर पर अमल दरामद ना हो सके, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा हो जाए तो उस पर कोई आइन की खिलाफवर्जी नहीं हुई। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना एक सेफ साइड पर अपना रोड मैप देकर अपने तमाम रास्ते बंद कर दिए कि हम तो काम कर रहे हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान का फर्ज है कि हमारे लिए ये सहूलतें प्रोवाइड करें। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि इसी सेगमेंट में, क्योंकि फिर मैं कंवर दिलशाद साहब से इजाजत लूंगा, क्योंकि दूसरा जो लास्ट सेगमेंट है वो बड़ा ही पॉलिटिकल होगा। वैसे तो बहुत जबरदस्त तज्जिए भी लिखते हैं, कॉलम भी बहुत जबरदस्त लिखते हैं। अगर आई विश कंवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ कंटिन्यू करें। अमजद न्याजी साहब, एक चीज छोटी सी जो मैं जानना चाहूंगा वो ये थी कि वजारत साइंस टेक्नोलॉजी ने स्ट्रेट में इनकार क्यों कर दिया कि जी अभी तो हम बिल्कुल नहीं तैयार, ना दे सकते हैं, ना प्रोक्योर कर सकते हैं, टेंडर्स होने और पता नहीं क्या होना है। तो ये पिछले 6-7 महीने से जो हमें ये शिबली फराज साहब देते आए हैं प्रेजेंटेशंस, तो ये तैयारी में नहीं थी, मतलब कि जी जिस तरह ही गो हेड मिलेगा तो बल्क में तैयार होके निकल आएंगी मशीनें। इलेक्शन कमीशन, मैंने पहले कहा कि उनको लेजिस्लेशन जो एक्ट जो है उनके पास जा चुका है, उसके मुताबिक जो भी डिमांड होगी गवर्नमेंट जरूर पूरा करेगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर आप मतमा नजर देखें, उसके पस मंजर को देखें, तो गवर्नमेंट ने तो इशारा दे दिया कि हम वो सारी सहूलियात प्रोवाइड करने पे तैयार होंगी जो साफ और शफाफ इलेक्शन के इनकाद के लिए जरूरी हैं। चाहे वो फंड्स होंगे, लेकिन वो तभी मुमकिन होगा कि जिसके मुताबिक अगर जो लेजिस्लेशन हुई है उसके मुताबिक अगर वो रिक्वायरमेंट्स जनरेट करेंगे। सही, चलें, बिल्कुल। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जरा सियासी सूरत हाल का जायजा लेंगे। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी अपने पार्टी का इजलास किया। पीडीएम में पिछले इजलास में क्या हुआ, आइंदा का लाएअमल क्या होगा, क्वेश्चन सबसे बड़ा महंगाई का आज भी वहीं खड़ा है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। ऑपोजिशन बिलावल भुट्टो साहब आज अपना जलसा से खिताब कर रहे थे और काफ़ी ज़बरदस्त जलसा था उनका, और उन्होंने जहां बहुत सारी चीज़ें रिजेक्ट की, उन्होंने एक और चेहरा भी दिखाया, और वो क्या था वो ज़रा सुन लें कि तब्दीली का असली चेहरा कौन सा है। ये ज़रा सुन लें, तो उस पर मैं फिर चाहूँगा कि मेरे साथ जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनका भी कमेंट लूँ। 3 साल बाद अब हर पाकिस्तानी को मालूम है कि तब्दीली का असर चेहरा बढ़ती हुई महंगाई है। तब्दीली का असर चेहरा तारीखी गुर्बत है। तब्दीली का असर चेहरा तारीखी बेरोजगारी है। ये खान के कारनामे हैं, ये नया पाकिस्तान है। जी, मैं चाहूंगा कि सेनेटर गौस न्याई साहब भी ऐड कर दें ताकि फिर अमजद खान न्याई साहब इसको रिस्पॉन्ड कर सकें।
यही मसला है तो अभी तक पीडीएम खामोश क्यों है? क्योंकि ये कोई आज का मसला तो नहीं है। महंगाई में आज ही देख रहा था जो एफपीएस फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो स्टैट्स आ रहे हैं, ये तो तकरीबन 2019 नवंबर से शुरू हुई है और बढ़ते बढ़ते आज जहां हम खड़े हैं, तो ऑपोजिशन के सिर्फ नारे ही हैं या कुछ अमलन भी कुछ करेगी? जी देखें इस वक्त मुल्क के 90% आबादी का जो मसला, सॉरी गौस न्याई साहब, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अभी आ रही है? अभी ठीक है जी, अब ठीक है जी जी। हाँ, ये मेरा पीटीआई वाले साहब कहते हैं कि जी हमारा मुल्क का मसला सिर्फ महंगाई रह गई है, बाकी तो हमने सारे मसले हल कर लिए हैं। तो मेरा इससे यही हमेशा मैं कहता हूँ कि इस हुकूमत की इस मुल्क की 90% आबादी का जो मसला ही महंगाई है, गरीब बंदे का मसला ही महंगाई है। तो हम तो आवाम के लिए गुज़श्ता 2-3 सालों से सड़कों पे हैं, हमने बहुत बड़े जलसे किए हैं, लोगों की आवाज बने हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो हर मसले को गलत समझती है और कहती है कि जी ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए या अपने मुकदमा खत्म करने या एनआरओ के लिए सड़कों पे है। हम तो अवाम की आवाज बने हैं, अवाम के साथ लेकर अवाम ने शुरू में जबरदस्त हमारे जलसों में शामिल हुई है, लेकिन अवाम फिर एक मायूस हो गई है। वो कहती है कि जी हमने सड़कों पे है, और गरीब बंदा कहता है कि मैं अगर जलसे जुलूसों में जाऊं तो मुझे तो जब तक शाम सुबह से लेकर शाम तक काम न करूं, घर के सारे बंदे काम न करें तो 2 वक्त की रोटी नहीं बनती। तो महंगाई के फिर हुकूमत कहती है, उसका जो जवाब पेश करती है वो कहती है कि जी ये नेशनल मसला है। भाई जो आम रोजाना इस्तेमाल की चीजें जो पाकिस्तान में पैदा होती हैं, जो एक गुड गवर्नेंस के जरिए जिनको उसकी कीमतों को कम किया जा सकता है, वो तो कर लेना। ये तो गौस न्याई साहब, मतलब ज्यादा बड़ा पॉलिसी का मसला नहीं है, गवर्नेंस का है, आपका कहने का मतलब है इंतजामी नाकामी। महंगाई उसको मानते हैं कि उस पर महंगाई हुई है कुछ परसेंटेज, लेकिन ज्यादा मसला गवर्नेंस का है, गवर्नेंस का ज्यादा मसला हो सकती है। अमजद खान न्याई साहब से पूछ लेते हैं। अमजद खान न्याई साहब, मैं आज सुन रहा था कि वो जो अभी ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट आई है जिसमें 40 अरब रुपए का मुबैना तौर पर वो कह रहे हैं कि जी कुछ हिसाब नहीं मिल रहा, जो कि सिर्फ और सिर्फ कोविड के लिए एक्सपेंसेस थे। तो ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और मैं इसको ये नहीं कहता कि ये करप्शन की नजर हुए हैं, हो सकता है कि ये कैपेसिटी की वजह से ये अभी रिफ्लेक्ट ना हो रहे हो फिगर्स, या फिर जो है वो अभी उस तरह खर्च नहीं हुए, या कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा नंबर। मैं ये नहीं कहता करप्शन है, लेकिन फिर गवर्नेंस का इशू तो सामने आता है, और इसी वजह से महंगाई के हवाले से भी सवालात ज्यादा इसीलिए उठते हैं। जमीर भाई, मैं कोशिश करूंगा, आप मुझे थोड़ा सा वक्त देंगे? जी जी, आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा। जमीर भाई, कोरोना के जिस मुश्किल हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान की हुकूमत ने मुश्किल हालात में मईशत को भी संभाला और अपनी प्लानिंग के साथ जो है हमने अपने लोगों को भी बचाया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज को इंटरनेशनल लेवल पे माना गया, WHO ने माना। फिर इस मुश्किल हालात में हमने 1200 अरब रुपए का जो जितने भी शोबाजात थे, आम लोग थे, उनको जो है फैसिलिटेट किया गया, और बड़ी एक रकम जो है, डायरेक्ट रकम जो है वो तकरीबन लाखों करोड़ों लोगों तक जो है पहुंची। उसके अलावा सोशल वेलफेयर का जो प्रोग्राम दिया गया, इसके अलावा आपने देखा होगा कि जितनी रकम इस दफा किसानों को बम्पर क्रॉप्स में मिली है, ये भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में कि अरसे के बाद जो है वो लोगों तक उसके समरात आए पॉलिसियों के। और इस मुश्किल में से बिल्कुल हम गुजर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई का इशू है। आज दुनिया में 70% ऊपर गई थी तेल की जो कीमतें हैं, पाम ऑयल की कीमतें हैं। इसके बावजूद भी हमने कोशिश की है कि मुश्किल को निकालने के लिए अभी फिर दोबारा एक 1475 अरब रुपए का जो है एक नया पैकेज दिया गया है लोगों को रिलीफ देने के लिए। इसके अलावा हमने कॉटन इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बंद पड़ी थी, और मैं समझता हूँ कराची से लेकर फैसलाबाद तक वो दोबारा खोली है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया, लाखों करोड़ों, मैं समझता हूँ आज एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है बाहर से पाकिस्तान के अंदर आई है। और आपने देखा होगा कि पिछले
जो एक फिगर दी गई तकरीबन 10 अरब डॉलर से ज्यादा जो है कुछ माह के अंदर पाकिस्तान के अंदर आए, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज हैं। अब देखें जहां पे बाइडन जैसी जो ट्रिलियन डॉलर जो है वो अपनी मईशत को बचाने पे लगे, तो हमारे पास तो था ही कुछ नहीं। हमारे पास तो जो हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो तो मुल्क से भाग गया था। आप क्या बात करते, 1.8 to 7 पॉइंट जो है आपके पास जो है वो 8 से 7 अरब डॉलर आपके पास टोटल, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट संभाली तो यही आपकी पोजीशन थी। अच्छा, और इसके अलावा जो आपका सर्कुलर डेट था, आपका जो करंट डेफिसिट था, वो कहां पे था? देखिए, इस मुश्किल में हमने कोशिश की है कि पाकिस्तान की, ये तो हमारे मुस्लिम मुमालिक थे, चाइना था, हमने इस इकोनॉमी को संभाला, वो तो दिवालिया निकाल के चले गए थे। आप देखें कि कोई भी ऐसा इदारा नहीं बचा था जिसको आप कहते कि वो बहुत अच्छी हालत में था। आप इन हालात में फिर आपके पास 30,000 अरब के करीब जो है आपका डेट था। आपकी जो अनडॉक्यूमेंटेड आपकी जो है वो इकोनॉमी थी। आप मुझे बताएं कि इस मुश्किल से निकालने के एक से बढ़ के एक क्राइसिस आया, पूरी हमने कोशिश की। मैं समझता हूं कि अमजद न्याई साहब, नंबर आजमाओं के लिए अमजद न्याई साहब, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें कि ये 40 अरब रुपए का जो सामने बिल्कुल मैं समझ, जमीर भाई आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, आपको मालूम है कि इरेगुलरिटीज या ऑडिट ऑब्जेक्शंस और करप्शन में बहुत फर्क है। करप्शन, उन्होंने करप्शन नहीं कहा, कहीं पे दस्तखत रह जाते हैं, कहीं पे पेपर नहीं लगा होता, तो फिर ये अगर या तो ये लेकिन वहां पे तो चीजें जो आपने एहसास कार्ड जो पुराना बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो पैसे बांटे हैं, उसमें कहा गया कि एक ही घर के 2-2, 3-3 लोगों ने और सरकारी मुलाजमीन ने लिए हैं, तो वो तो करप्शन है ना। और उसमें उन्होंने बकायदा एक नंबर दिया है कि कितना बड़ा नंबर था वहां पे। जमीर भाई, आपको पता है, चले इस पर पहले हमारे पास इस पर काफी लंबी मुकम्मल जो सर मेरा प्रोग्राम का होगा कि 8 से 9 लाख लोगों को निकाला गया। इसके बाद एक पूरी लॉन्च किया गया क्योंकि वक्त कम था और तेजी से लोगों तक पैसे पहुंचाने थे। इससे ज्यादा शफाफ चले, हमारी दुआ यही है कि इसमें भी कोई रेगुलेट हो, जो गरीब का पैसा है उसको यकीनन मिलना चाहिए, और हमारी उम्मीद भी यही है कि मिला होगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतने ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।